वैसे तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जहां आज के टाइम में इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, वहां काफी सारे एम्पायर्स ने रूल किया, जैसे कि चंद्रगुप्त का मौर्य एम्पायर, बाबर का मुगल एम्पायर और शिवाजी का मराठा एम्पायर। बट इन सब एम्पायर्स के अलावा भी एक ऐसा एम्पायर था जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में गुमनाम सा हो गया, जिसके बारे में आपने शायद ज्यादा सुना भी नहीं होगा, और वो था सिख एम्पायर। सिख एम्पायर जो महाराजा रंजीत सिंह के रूल के अंडर 20th सेंचुरी के बिगिन से लेकर 1939 तक अपनी पीक पर पहुंच गया। लेकिन 1947 में हुए बंटवारे के दौरान ये एम्पायर दो हिस्सों में बट गया, एक बना इंडिया का पंजाब और दूसरा पाकिस्तान का सिंध। Ranjit Singh was clearly a prolific patron of the arts, but that wasn't the only way in which he showed his wealth and his power. It's a fascinating tale of a lost empire, a Sikh kingdom which had at its heart one of the greatest treasure collections the world has ever seen. तो क्यों आपको इस एम्पायर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, और क्या है इस एम्पायर का सीक्रेट? एंड मुगल्स जिन्होंने इंडिया में 16th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक रूल किया, उन्होंने लोगों पे अपना रिलीजन इम्पोज करना शुरू कर दिया, और इसके विरोध में जब सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव रॉय ने इस्लाम में कन्वर्ट होने से मना कर दिया, तो जहांगीर ने गुरु अर्जन देव रॉय को इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया जो शायद अनएक्सप्लेनेबल है। एंड डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट, आज भी क्यों खालिस्तानी सिख पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, तो ये सब कुछ मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप पाएंगे कि बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म में एक स्पिरिचुअल लीडर की पोजीशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसा माना जाता है कि ये स्पिरिचुअल लीडर इनलाइटेंड होते हैं और ये सेकंड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गॉड के। जैसे कि सिखों में 10 गुरु, जैनिज्म में 24 तीर्थंकरास और बौद्धिज्म में दलाई लामा। इवन काफी सारे लोगों को तो ऐसा लगता है कि दलाई लामा इज अ नेम ऑफ पीपल, बट एक्चुअल में दलाई लामा एक पोजीशन का नाम है जिसे एक के बाद दूसरा सक्सेसर होल्ड करता है। नाउ अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि किस तरह एक स्पिरिचुअल लीडर अपना सक्सेसर चुनता है। क्या वो नेपोटिज्म को फॉलो करता है, जहां एक स्पिरिचुअल लीडर अपने बेटे को नेक्स्ट गुरु या नेक्स्ट दलाई लामा बना देता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे काफी अलग वो अपने शिष्यों में से किसी एक को, जिसने उनकी नॉलेज काफी अच्छे से ली होती है एंड जिसके पास क्वालिटी एंड एबिलिटी होती है एक लीडर बनने की, एंड जो उनकी टीचिंग्स को आगे बढ़ा सकता है, उसे एक नेक्स्ट सक्सेसर के तौर पे देखा जाता है। नाउ काफी सारे हिस्टोरियंस बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म को सनातन धर्म का पार्ट बताते हैं, जहां सनातन धर्म को एज अ मेन ट्री रिप्रेजेंट करते हुए बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म को इसके ब्रांचेस के तौर पे बताया गया है। नाउ इसके पीछे उनका मेन लॉजिक यही है कि जिन टीचिंग्स एंड थॉट प्रोसेस की ये सारे रिलीजन बात करते हैं, जो कि इनका कोर है, वो सभी सनातन धर्म से आते हैं। जैसे कि बुद्धा कहते हैं, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर डिजीजेस, यानी हमारी इच्छाएं हमारी सभी परेशानियों का रीजन है। और यही सेम लाइन महाभारत के युद्ध के दौरान लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को कहते हैं, जो कि गीता में मेंशन भी है। इसके साथ साथ ही बुद्धिज्म सिखाता है विनय यानी डिसिप्लिन टू इट्स ऑल मॉन्क, और वहीं सनातन धर्म टेल्स विद्या विनय संपत्ति, अ नोबल इज वन हु हैज नॉलेज एंड डिसिप्लिन। जैनिज्म जिसका कोर बिलीफ है ब्रह्मचर्या, और वहीं सनातन धर्म टेल ब्रह्मचर्याश्रम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिख धर्म, जो कि निर्गुण भक्ति यानी फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं, वहीं सनातन धर्म टेल्स निर्गुण ब्रह्मा। तो बेसिकली इन हिस्टोरियंस का यही कहना है कि इफ A इज इक्वल्स टू B एंड B इज इक्वल्स टू C, तो A इज इक्वल्स टू C, यानी रिलीजन इज इक्वल्स टू टीचिंग्स एंड टीचिंग्स इक्वल्स टू सनातन धर्मा, देन रिलीजन इज इक्वल्स टू सनातन धर्मा। वेल, अभी भी ये सारे सिर्फ लॉजिक्स एंड थॉट्स है, इसका कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है, और क्या जरूरत है ये प्रूफ करने की कि ये रिलीजन सनातन धर्मा से आए है या नहीं। इवन हिस्ट्री में जो प्रूफ्स अवेलेबल है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दिया। इसके साथ साथ ही बुद्धिज्म और जैनिज्म ने भी इंडिया के सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। नाउ अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 16th सेंचुरी तक आते आते इंडिया में मुगल्स की एंट्री होती है। मुगल स्टार्टेड देयर एक्सपेंशन, उन्होंने अपना एम्पायर फैलाना शुरू कर दिया एंड धीरे धीरे वो पहुंचते हैं पंजाब के पास।
मुगल एम्परर्स जो कि मुस्लिम थे उन्होंने लोगों पे अपना धर्म इम्पोज करना शुरू कर दिया और इसके मेन टारगेट बने हिंदूज और सिख, जिसने मुगल्स वजह सिख की सीरीज ऑफ वॉर शुरू कर दी। और इन्हीं बैटल में से एक है बैटल ऑफ चामकौर, जो कि 21 दिसंबर 1704 की रात को शुरू होती है और 3 दिन तक चलती है, जहां एक तरफ गुरु गोविंद सिंह अपने 2 बेटे और 40 वॉरियर के साथ थे और वहीं दूसरी तरफ मुगल्स 10 लाख की सेना के साथ खड़े थे। इसके बावजूद भी मुगल्स के लिए ये वॉर काफी ज्यादा डिफिकल्ट रही और इसी के बाद एक कोट जो हम आज के टाइम में सुनते हैं वो सामने आया। मुगलों की दूसरे धर्मों के प्रति ये इनटॉलरेंस काफी कम हो जाती है अकबर के टेन्योर में। अकबर इज नोन फॉर अ गुड रिलेशन विद द हिंदूज एंड सिख, जहां हिस्टोरिकली ये बताया जाता है कि अकबर की 3rd सिख गुरु गुरु अमरदास और 4th सिख गुरु गुरु रामदास के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे और इवन अकबर ने सिख कम्युनिटी को काफी सारे लैंड ग्रांट्स भी दिए और सिखों की हॉली साइट अमृतसर को भी विजिट किया। बट क्या इसका मतलब ये है कि सिखों और मुस्लिमों के बीच में चल रही सालों पुरानी वॉर अब खत्म होने जा रही थी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकबर के बेटे जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी के साथ कुछ ऐसा किया जो शायद अनएक्सप्लेनेबल है, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें गरम प्लेट में डाल के उन्हें गरम रेत से नहलाया गया एंड ड्यूरिंग दिस उनकी डेथ भी हो गई। इवन यही नहीं, मुगल्स के कुछ ऐसे टॉर्चर्स इंसिडेंट मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे, जैसे कि भाई दयाल के शरीर में अनगिनत सुइयों को भोंका गया, भाई मट्टी दास को जिंदा जला दिया गया और भाई सती दास को उबलते हुए पानी में जिंदा डाल दिया गया। गुरु अर्जन देव ने अपनी डेथ से पहले अपनी सारी टीचिंग को गुरु ग्रंथ साहिब में मेंशन की, जो आज सिखों का सबसे बड़ा स्क्रिप्चर है एंड उनकी डेथ ने सिख कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करने की प्रेरणा दी, जिसके बाद सिखों ने हरमिंदर साहिब को बनाया, जिसे आज के टाइम में हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। एंड यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपना सक्सेसर क्यों नहीं चुना, यानी 11वां गुरु क्यों नहीं चुना? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद साहिब ने 1708 में अपनी डेथ से पहले ये डिक्लेयर कर दिया कि अब कोई 11वां गुरु नहीं आएगा। इसके बजाय सिखों को ये कहा गया कि गुरु ग्रंथ साहिब भी अब उनका मेन सोर्स ऑफ टीचिंग है। गुरु गोविंद सिंह के इस डिसीजन ने सिखों को ये बताने की कोशिश भी की कि उन्हें अपनी टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए किसी सिंगल पर्सन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। नाउ डिस्पाइट ऑल दिस फैक्ट कि मुस्लिम रूलर्स ने सिख गुरुज को कितना ज्यादा टॉर्चर किया, उनके साथ कितनी ज्यादा एट्रोसिटीज की, बट इन सब के बावजूद भी खालिस्तानी सिख क्यों पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इसको लेके सिख कम्युनिटी में काफी डिफरेंट ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव है। तो मैं चाहता हूँ वो सभी आपके सामने आए। इन खालिस्तानी सिखों को पाकिस्तान एक पोटेंशियल एलाई लगता है अपनी इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी स्ट्रगल में। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खालिस्तान की, बट टू बी ऑनेस्ट एक खालिस्तानी स्टेट का कंसेप्ट कंप्लीटली फेल स्टेट का कंसेप्ट है और इसके बेसिकली 3 रीजन है। फर्स्ट, अगर खालिस्तान स्टेट बन भी गया तो 2 न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज के बीच में एक बैटल ग्राउंड बन के रह जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने इंटरेस्ट के लिए इसे यूज करने की कोशिश करेंगे। सेकंड, अगर हम करंटली इंडियन आर्मी में देखें तो 8 से 10 लाख आर्मी पर्सनल सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और एक छोटे से खालिस्तान के लिए इतनी बड़ी आर्मी को फंड करना और मेंटेन करना नामुमकिन है। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर खालिस्तान बनता भी है तो वो एक लैंडलॉक कंट्री होगा, वो भी जब आपके सिर्फ 2 नेबर्स हो, और अगर आपके इन दोनों कंट्रीज के साथ रिलेशन खत्म हुए तो दैट विल बी द एंड डे ऑफ योर होल कंट्री। नाउ अभी मैंने आपको एक नंबर दिखाया कि इंडियन आर्मी में 8 से 10 लाख इंडियन आर्मी पर्सनल सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों सिख कम्युनिटी इतना ज्यादा डोमिनेट करती है इंडियन आर्मी में? करंटली अगर हम देखें तो इंडिया के 100% आर्मी पर्सनल में से 20% सिख कम्युनिटी को बिलोंग करती है और इसीलिए सिख कम्युनिटी एक लौती ऐसी कम्युनिटी है जिसकी इंडियन आर्मी में 3 रेजिमेंट्स है, सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आज भी इंडिया में सिख कम्युनिटी जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इंडिया की पॉपुलेशन में सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करती है और वहीं इंडियन आर्मी में 20% का कंट्रीब्यूशन। तो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों? तो इसकी शुरुआत ब्रिटिश राज से ही होती है, जहां ब्रिटिशर्स इंडिया में फर्स्ट टाइम मार्शल रेस का कंसेप्ट लेकर आए। ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि इंडिया के कुछ एथनिक ग्रुप फिजिकली एंड नेचुरली मिलिट्री सर्विस के लिए काफी अच्छे फिट है और इसीलिए इन ग्रुप्स को मार्शल रेस के अंदर डाला गया। इस ग्रुप में आने वाली कुछ कम्युनिटी है सिख, पंजाबी, गोरखास एंड मुस्लिम्स। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि ये मार्शल रेस काफी लॉयल है ब्रिटिश एम्पायर के एंड फ्यूचर में इनके रिवोल्ट करने के चांसेस काफी कम है। इवन इंडिया के इंडिपेंडेंस के भी काफी समय बाद तक इंडियन आर्मी इस मार्शल रेस के कंसेप्ट को अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में यूज करती रही, जिसके बाद इंडियन आर्मी को भी इस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को फॉलो करने की वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। जिसके बाद इंडियन आर्मी एक मोर इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी के साथ सामने आती है, जिसमें आर्मी की रिक्रूटमेंट्स एथनिसिटी के बेस पे ना हो
होके काफी अलग अलग पैरामीटर्स पे होने लगी। चलिए यहाँ तो हमने सिख की इंडियन आर्मी में डोमिनेशन की वजह जानी, लेकिन सिख इससे भी ज्यादा फेमस है फॉर देयर सेवा एंड सोशल एक्टिविटीज, जिसमें लंगर काफी फेमस ट्रेडिशन है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन फीड्स 1 lakh people daily at Golden Temple, and on religious holiday that number can be double। एंड यही नहीं, इवन डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनके काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, जैसे कि यूनाइटेड सिख एंड सिख एड। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड भर में अक्रॉस द बॉर्डर अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। नाउ फाइनली इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लोग कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह जो कि एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे, जिनके रूल के अंडर सिख एम्पायर साउथ एशिया में काफी ज्यादा एक्सपेंड किया और अपनी पीक पे पहुंच गया। वो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद सन 1839 के बाद डिक्लाइन होने लगा। बट आज सेंचुरीज बाद भी सिख कम्युनिटी अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड एंड सोशल वर्क की हेल्प से मिलियंस ऑफ लोगों के हार्ट पे रूल करती है। एंड इट इज माई पर्सनल ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन कि मैंने आज तक किसी भी पंजाबी या सरदार को अनहैप्पी देखा। एंड इसका सिंपल सा एक ही रीजन है, जस्ट बिकॉज दे बिलीव ऑन सर्विंग टू द अदर्स। कॉमनली लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम द सोसाइटी, बट इंस्टेड हमें इस मेंटेलिटी की जरूरत है कि व्हाट वी कैन गिव टू द सोसाइटी। एंड फाइनली मेरा ये वीडियो उन सभी लंगर्स का रिटर्न है जो मैंने बचपन से खाया है, और इवन आपने भी अगर कोई सिख कम्युनिटी का लंगर खाया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे। चलिए इसी नोट पे खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। नेक्स्ट वीक हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आएंगे। सो इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।